हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाली हूँ फेज इक्विलिब्रियम का, जो कि क्लेसियस और क्लेपेरन ने दिया था। क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन इसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन आप इसको 5-10 मिनट बिल्कुल ध्यान से समझना। चीज़ों को जब ध्यान से आप समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ये जो डेरिवेशन है या फिर इक्वेशन है ना, ये एक तरीके से आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है, जहाँ वहाँ पर भी हम लोग फेज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फेज इक्विलिब्रियम में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या था? ये फेज ट्रांजिशन के बारे में बताते हैं। फेज ट्रांजिशन मतलब कि स्टेट में चेंज आएगा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में। तो इसमें ट्रांजिशन जो होगा उसी के बारे में कुछ ये बताते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको छोटा सा टर्म बताती हूँ। जैसे कि कोई सॉलिड है और सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, प्रेशर पे। जैसे कि मान लो कि आइस बना हुआ है तो आइस से वाटर में चेंज हो सकता है, वाटर से फिर से आइस बन सकता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, प्रेशर पे। जैसे कि मान लो कि आपका सॉलिड था, मतलब कि आइस था। आइस जो होता है कौन से डिग्री सेल्सियस पे? तो 0 पे होता है, सब जानते हैं। 0 से और माइनस करेंगे तो और आइस बनेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका आइस बनेगा और वहीं से मेल्टिंग भी शुरू होता है, राइट। तो 0 से मेल्टिंग बनेगा तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड जो आइस बनता है वो भी 0 से ही बनता है। तो वो एक टेम्परेचर जो है और एक प्रेशर जो है, ये उस टेम्परेचर उस प्रेशर पे ये रिवर्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है। हाँ, कि रिवर्सिबल हो सकता है, इसका जो फेज है वो रिवर्सिबल हो सकता है। और ये टेम्परेचर होगा 273 केल्विन 1 atm। तो ये भी वही उसी टेम्परेचर पे, उसी प्रेशर पे होगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो क्या प्रेशर में कुछ चेंज आएगा? मतलब कि टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया तो रिवर्सिबल होने के लिए प्रेशर में कुछ चेंज आएगा कि नहीं, मुझे बताओ। अगर मेरे को रिवर्सिबल प्रोसेस रखना है, मेरे को जो फेज है वो रिवर्सिबल ही रखना है, और मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, तो क्या प्रेशर इंक्रीज होगा? या फिर छोड़ो, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है या प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है, प्रेशर में कुछ चेंज किया तो टेम्परेचर में कुछ होगा कि नहीं? अगर मेरे को प्रोसेस रिवर्सिबल रखना है तो ऑब्वियसली आंसर इज यस, कि अगर मैंने प्रेशर को चेंज किया है तो वहाँ टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, अगर मेरे को रिवर्सिबल प्रोसेस रखना है तो, राइट। तो ये जो था कि कितना वेरिएशन आएगा, मान लो कि मैंने प्रेशर को P1 से P2 किया, राइट। मैंने P1 से P2 प्रेशर को कर दिया, मतलब कि सॉलिड का प्रेशर P1 था, यहाँ P2 कर दिया मैंने। तो टेम्परेचर का क्या आएगा? टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितना उसका वैल्यू आएगा? इस बात को समझाने के लिए क्लेपेरन ने इक्वेशन दिया था कि द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर प्रेजेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि प्रेशर का जो क्या वेरिएशन आएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्लेपेरन इक्वेशन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि प्रेशर का क्या वेरिएशन, चेंज इन प्रेशर इन विथ चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज में टेम्परेचर में चेंज होगा तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा, ये कितना चेंज आएगा, इसी को चेंज को कौन दिया था? क्लेपेरन इक्वेशन। यहाँ वैल्यू क्या आएगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ध्यान से वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं। क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन जो है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि इन्फॉर्मेशन देता है हमें किसी भी सिस्टम के बारे में जिसमें 2 फेज हो सिंगल सब्सटेंस का, मतलब कि वाटर का ही 2 ही फेज हो, और हम लोग उसमें उसमें कुछ हम लोग देखते हैं वेरिएशन, कुछ चेंजेस देखते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो इसी इक्वेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक सिस्टम लिया है, यहाँ पे आपका जो है ये आपका लिक्विड के फेज में था, लिक्विड से गैस बन रहा है। ठीक है, वहाँ सॉलिड गैस लिए मैंने आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड से मेरा गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो कुछ ना कुछ पार्टिकुलर प्रेशर होगा और कुछ टेम्परेचर होगा, तभी तो लिक्विड से गैस में हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लिक्विड है, ये गैस में हो रहा है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों जो है सो एक दूसरे में ऐसा हो गया कि अब ये रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ए है यहाँ पे बी है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये लिक्विड से गैस बन रहा है, दूसरा कुछ ना कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगा। हर सिस्टम में गिब्स फ्री एनर्जी तो होता ही है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो इसका होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो मान लो कि मैंने जो है सो लिक्विड को मान लिया मैंने ए और गैस को मान लिया मैंने बी, तो इसका कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगा Ga, और इससे कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगा, दैट इज Gb। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में मतलब क्या, कि यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हुआ होगा, मतलब कि लिक्विड में इस ए में जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा और इस बी में जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हुआ होगा, दोनों बराबर होगा। मतलब कि जो चेंज यहाँ पर हुआ है वही चेंज यहाँ पर हुआ है, तभी तो अभी भी इक्वल है। समझ रहे हो कि जो चेंज यहाँ, मान लो कि मैं सिंपल समझाती हूँ कि मान लो कि कोई 3 है और यहाँ पर आपका यहाँ पे 3 है, एंड देन अगेन यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने इसमें चेंज किया है कुछ 1, तो इसको इक्वल रहने के लिए यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो भी तो इक्वल होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पहले से 3 था, यहाँ पहले से 3 था, तो मैंने इसको चेंज किया
तो इसमें जो मैंने चेंज किया है ये अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, तो ये जो चेंज होगा वही बराबर होगा। वही बता रहा है कि अगर ये गिब्स एनर्जी इसका ए था, इसका बी था, तो जिसका चेंज होगा वो भी इक्वल होगा। जब चेंज इक्वल होगा तो जी बी माइनस जी ए जो करेंगे वो आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि जी बी माइनस जी ए दोनों ही इक्वल है, तो घटाने के बाद जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया तो वो इक्विलिब्रियम पर होगा। आप एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका फेज ट्रांजिशन है या फिर डेल्टा जी जीरो कब हो सकता है, जब इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन अगर आपका जी बी माइनस जी ए है तो वो क्या होता है, आप जानते हो कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ तो स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस। गिब्स एनर्जी अगर आपका नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये छोटा सा टर्म था। यहाँ जो डेरिवेशन है उसमें हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट यूज करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा रही हूँ बस वही समझो आप। तो अब देखो मैंने यहाँ पे बोला क्या कि ए जो है सो ट्रांजिशन होगा, फेज ट्रांजिशन है बी से। ठीक है, मतलब कि ए चेंज हो रहा है बी में, तो इसका कुछ गिब्स एनर्जी होगा दैट इज जी ए और इसका होगा जी बी। अब मैंने अगर इसके प्रेशर में चेंज किया, मान लो कि डीपी था और डीटी था, तो मैंने इसका प्रेशर चेंज किया, इसका टेम्परेचर चेंज किया, कुछ ना कुछ मैंने प्रेशर भी चेंज किया, कुछ टेम्परेचर चेंज किया। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका प्रेशर चेंज किए हैं या फिर इसका अगर टेम्परेचर चेंज किए तो क्या उसका गिब्स एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा। पहले जो गिब्स एनर्जी था वो था, लेकिन अब मैंने जो चेंज कर दिया प्रेशर या वेरिएशन, प्रेशर या टेम्परेचर, तो उसके गिब्स एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, है ना। और अभी भी वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो जो चेंज आएगा, मान लें कि जी में जो चेंज आया है वो डी जी ए चेंज आया है, और जी बी में जो चेंज आया है वो डी जी बी चेंज आया है। ठीक है, ये चेंज है, चेंज इन बी एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो जी और जी बी तो मैंने बताया इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है मतलब कि दोनों बराबर होना चाहिए, और जब बराबर होगा तो क्या हम लोग तो कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जब कैंसिल किए तो अभी मुझे ये बात फिर समझ में आया कि डी जी ए जो चेंज होगा वो भी बराबर होगा, जो डी जी ए होगा आपका वो भी इक्वल किसको होगा, डी जी बी के। मतलब कि जो पहले से गिब्स एनर्जी था वो तो बराबर था ही, लेकिन जो चेंज हुआ गिब्स एनर्जी वही बराबर हुआ। अभी तो मैंने यहाँ पे समझाया ना कि जो चेंज पहले से था वो पहले से बराबर था गिब्स एनर्जी, लेकिन जो हमने चेंज किया वो भी बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो यहाँ पे जो उसका चेंज हुआ है गिब्स एनर्जी में वो भी इक्वल है, डी जी ए इज इक्वल टू डी जी बी। ठीक है, इतना बस समझ आता है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो गिब्स एनर्जी भी चेंज होगा, डी जी अमाउंट चेंज होगा, और वो जो चेंज होगा वो दोनों इक्वल होगा। मतलब कि जो ए में चेंज होगा वही बी में भी चेंज होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे ना एक आपका थर्मोडायनामिक का इक्वेशन हम यूज करते हैं मैक्सवेल का, डरने की जरूरत नहीं है, बस आप ये इक्वेशन हल्का से याद रख लेना कि डीजी होता है वीडीपी माइनस एसडीटी। इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डीजी क्या होगा, वीडीपी माइनस एसडीटी, क्योंकि हम लोग जी का टर्म लेके आए तो जी का जो आपका वहाँ पे इक्वेशन होता है वो हमें यूज करना पड़ेगा, मैक्सवेल स्क्वायर इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है इतना समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया है, ये जो वी डी पी और एस डी टी आ रहा है इसको हमने एक बार लिखेंगे ए के टर्म में, एक बार बी के टर्म में, क्योंकि एक आपका एक दूसरा ए फेज होगा एक बी फेज होगा। तो वी डी पी को मैंने ए के फेज में लिख दिया वी ए डी पी माइनस एस डी टी, फिर इसको बी के फेज में लिखा बी डी पी वी बी डी पी माइनस एस बी डी पी डी टी। ठीक है, एस क्या है एंट्रोपी, वी वॉल्यूम, पी प्रेशर, आप सब जानते हो। तो अब यहाँ पे देखो जो सेम वाले टर्म थे उसको एक साथ कर देंगे, वी ए डी पी और वी बी डी पी को एक साथ कर दिए, एस ए डी टी और एस बी डी टी को एक साथ कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखो भी और बी आपका सेम एक साथ है, जिसको हमने एक साथ कॉमन निकाल, या फिर आप ऐसे समझो कि डीपी को कॉमन निकाल दो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो वी ए वी बी को साथ में कर दिए, डीपी को अलग कर दिए, यहाँ भी सेम कि ऐसे एस बी को साथ में कर दिए। देखो आपको बस ये इक्वेशन याद रखना, बाकी आपके पास जो है सो ऑटोमेटिकली सब सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डीपी डी टी को हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दिए, डीपी बाई डी टी कर दिया, इसको मैंने इधर ले आया ऐसे माइनस एस बी बाई वी माइनस वी बी। अच्छा देखो इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये एस बी माइनस एस ए, यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला उसको ऐसे लिख सकते हैं, एस बी माइनस एस ए और वी बी माइनस वी ए, इतना लिख सकते हैं इतना। अब देखो क्या करेंगे, डी बी बाई डी टी है तो उसको डेल्टा एस पे डेल्टा बी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस लिख सकते हैं और चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा बी लिख सकते हैं। और हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा एस जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बाई टी होता है ना, क्यू मतलब हीट और टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया, एस की जगह पे क्यू बाई टी रख दिया है, क्यू बाई टी रख दिया मैंने, और यहाँ डेल्टा वी है एज इट इज। तो ये जो आपका इक्वेशन मिलता है दैट इज पी, ये जो इक्वेशन मिलता है इसको बोलते हैं क्लैपेरिंग इक्वेशन, कि जो भी आपका प्रेशर को चेंज करने से जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो आपका ये वाला होगा क्यू बाई टी इंटू डेल्टा वी, कि उस जो फेज है उसका हीट क्या है, मतलब कि हीट देखो क्यू जो होता है हीट होता है। अब हीट क्या होगा, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो हीट आपका फ्यूजन होगा या मेल्टिंग होगा, अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो हीट आपका वेपोराइजेशन होगा, अगर आपका सॉलिड से गैस में जा रहा है तो उसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं, सब जानते हैं क्लास 9 का चीज़ है ये। तो ये जो वही यहाँ पे जो क्लैपेरिंग इक्वेशन दे रहे थे कि प्रेशर को चेंज करने से टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा वो इसके इक्वल होगा, जो इसका हीट है और जो इसका टेम्परेचर है जो इसका वॉल्यूम है। समझ आ गया, इसी को बोलते हैं क्लैपेरिंग इक्वेशन। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, कुछ भी नहीं किया हमने जो है सो
यहाँ पे देखो मैंने ए फेज बी फेज माना, उसका कुछ गिफ्ट एनर्जी होगा, उसमें कुछ चेंज होगा, जो चेंज होगा वो भी इक्वल होगा DGA बराबर DGB। तो DGA जब DGB के इक्वल होगा तो G का बस हमने एक मैक्सवेल इक्वेशन याद कर लिया, उसी को मैंने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने से Q का वैल्यू S का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये क्लैपेरन इक्वेशन मिल गया। अब क्या है, क्लैपेरन इक्वेशन के हेल्प से इसका जो है सो निकालते हैं क्लोसियस इक्वेशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई फॉर्म लिख सकते हैं। क्यू को हमने लिख दिया हीट W डेल्टा एच, और ये आपका फ्यूजन का होता है, क्योंकि जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो उसमें जो मेल्टिंग होगा उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ हीट, है ना। तो इसको डेल्टा एच आपका मोलर एंथैल्पी या फिर हीट चेंज भी होता है, टी टेम्परेचर, और ये आपका डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फेज चेंजेस, ये हर में हो सकता है। लेकिन क्या होता है, अब इसी इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे और जब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, वेपरेशन करके निकालेंगे तो वो क्लोसियस निकालता है। मतलब क्या बोल सकते हैं क्या कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरन इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ क्लैपेरन इक्वेशन इज कॉल्ड क्लोसियस इक्वेशन, क्लैसियस इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लैसियस डिराइव द इक्वेशन यूजिंग क्लैपेरन इक्वेशन ओनली फॉर द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब क्या करते हैं कि ये जो क्लैसियस है, क्लैपेरन को तो इक्वेशन निकल गया है, ये तो पता चला लिया कि किसी भी फेज में अगर हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगा, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अब क्लैसियस ने क्या किया, इसी इक्वेशन को यूज करके वेपराइजेशन करवाया, मतलब कि लिक्विड से गैस में कर रहे हैं, और वहाँ पे वो देख रहे कि वहाँ पे कितना चेंज आएगा। ये तो हर फेज के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, हर के लिए इक्वल है। तो ये क्लैसियस करते हैं, वेपराइजेशन करके यहाँ से dP/dt का वैल्यू निकालते हैं कि ठीक है वहाँ पे देखते कितना वैल्यू आता है। तो क्लैसियस का इक्वेशन ये था, dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी, ये आपका क्लैपेरन का इक्वेशन निकल गया था। इसी के हेल्प से मुझे निकालना है कि अगर मैं इसको वेपराइजेशन करवाती हूँ, लिक्विड से अगर मैं गैस में जा रही हूँ, लिक्विड से मैंने वेपर चेंज किया है, तो वहाँ पे कितना वेरिएशन आएगा प्रेशर को चेंज करने से, वो मुझे देखना है यहाँ पे, ठीक है। H2O अगर आपका लिक्विड में है, गैस में जा रहा है, तो Vg आपका मान लेते हैं क्या, जो Vg है वो वॉल्यूम ऑफ वेपर है या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हो आप। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा, ये वॉल्यूम आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए ये गैस है या लिक्विड है, आप मुझे बताओ कि गैस में कोई वाटर है, कोई वाटर आपका वेपर है, कोई वाटर आपका लिक्विड है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, सबके बता सकते हैं गैस का ज़्यादा होता है, और गैस का बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, मच ग्रेटर देन लिक्विड ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि अगर इसका 100 वॉल्यूम है, इसका कितना आएगा 1, तो क्या हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस करोगे अगर तो 99 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 100 के, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है मैंने सिंप्लीफाई में यहाँ पे लिखा है डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच बाई टी Vg माइनस VL, और क्योंकि VL बहुत ही स्मॉलर होता है, मच स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे dP/dt इज डेल्टा एच बाई टी Vg। अब मैंने यहाँ पे ये सब कुछ जो 1 मोल के लिए, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस का निकालना है ना, इसी को तो मुझे फाइंड करना है कि कितना चेंज आएगा। क्योंकि अभी देखो यहाँ से इक्वेशन से अगर मेरे को निकालना है कि किसी में कितना चेंज आया है, तो वो बराबर होता है हीट चेंज के, उसके वॉल्यूम का, टेम्परेचर के। तो हीट और टेम्परेचर दिया रहेगा, लेकिन वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम सबका अलग अलग हो सकता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, सबका अलग अलग हो सकता है। इस वक्त मेरे को Vg ही निकालना है, और Vg निकालने का एक फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT। एन मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो यहाँ पे n का वैल्यू हटा दिया मैंने, PV इक्वल टू RT हो गया। अब V का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, RT/P आएगा, राइट। तो इसी V को, ये आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, तो इसी V को मैंने यहाँ पे पुट किया। जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो देखो मैंने को क्या मिला है, इसको सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। यहाँ पे डेल्टा एच का आपका डेल्टा एच था, P था, यहाँ पे देखो ये आपका Vg की जगह पे RT/P रखते हो तो P ऊपर चल जाता है, तो डेल्टा एच P हो गया, यहाँ पे RT² हो गया, ठीक है। ये डेल्टा जो आपका P में ही मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा एच और dt बन जाएगा, और ये आपका RT² हो जाएगा। dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच dt/RT²। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 1/P dP, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एच RT² या dt अलग लिख दिए। तो आप जानते हो क्या कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/P का, ये होता है log P, है ना, ln P। ये ln क्या है, नेचुरल लॉग है, ठीक है। जो सिंपल लॉग होता है और एक ln होता है, ये अलग अलग होता है। आपने सिंपल लॉग पढ़ा होगा, लॉग वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको मैं बता देती हूँ कि ln जो होता है वो बराबर होता है 2.303 log बेस 10 के, ठीक है। ये नेचुरल लॉग अलग है, ये लॉग अलग है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग जो है वो आपका इक्वल होगा 2.303 log 10 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ln P है, और यहाँ से सब कुछ आपका इसी तरह से था। तो ये T को मैंने इस साथ कर दिया, और आपका R कांस्टेंट है, डेल्टा एच भी कांस्टेंट होगा, तो इसको मैंने लिख दिया कि ये जो है सो क्लोसियस क्लैपेरन इक्वेशन है। ये क्लोसियस के हेल्प से निकला है, ये क्लैपेरन के हेल्प से निकला है, ये क्लैसियस ने दिया हुआ था, जिसको बोलते हैं दिस इज द क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन, ये निकल गया, ठीक है। इसका भी हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करती हूँ तो इंटीग्रेटेड क्लैपेरन क्लोसियस इक्वेशन क्या होगा, तो जैसा आपका सब कुछ सेम था, यहाँ पे मैंने लॉग लिख दिया है, ln होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ln होगा, तो ln d ln P होगा,
तो इसका देखो यहाँ पे डीपी है तो मैं इसको कहाँ से डिफरेंशिएट करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी P1 से P2 में, और यहाँ पे T1 से T2 में। ये सब कांस्टेंट पार्ट है, उसको बाहर निकाल दिए, dt/t² T1/t2। अब बस यहाँ पे हल्का सा मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम समझना है। बस इतना क्या करना है, इंटीग्रेशन में है ना, इसको माइनस करते हैं। तो देखो जो लोअर टर्म है, अपर लिमिट है उसको पहले लिखेंगे और लोअर लिमिट को फिर लिखेंगे। तो ln P2 - ln P1 हो जाएगा। ये मैंने इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। डेल्टा एच आर है यहाँ पे, और T1/T2 है। तो यहाँ पे देखो पहले इसको करेंगे क्या, ये जो T2 है इसका पावर में +1 हो जाता है, तो यहाँ पे -2, क्योंकि इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। अगर मैं T को ऊपर लेके जाती हूँ, अगर आपका T नीचे में है, इसको ऊपर लेके जाते तो T-1 लिखते हैं कि नहीं, तो T आपका नीचे में है T², इसको ऊपर लेके जाते तो T-2 लिखेंगे कि नहीं। तो उसी तरह से मैं इसको ऊपर लेके गया और -2 +1 हो गया यहाँ पे, यहाँ -2 +1 लिख दिया, क्योंकि जो वैल्यू होता है उसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, देखो सिंपल, देखो यहाँ 1/t² था, ठीक है। इसका मैंने को इंटीग्रेशन करना है T1 से लेकर T2 तक। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको पहले मैं ऊपर लेके जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि a⁴n है, इसका आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा an+1/n+1, ठीक है। मतलब कि इसको +1 कर देंगे और इसी वैल्यू को नीचे रख देंगे। तो यहीं पे मैंने क्या -2 +1, इसको नीचे रख दिया -2 +1। अब इसका वैल्यू को यहाँ पे जब इसको करोगे तो -2 +1 कितना आएगा, T-1 आएगा, और यहाँ पे आपका -2 + 1 आएगा। तो ये इस माइनस को अगर मैं ऐसे लिखूँ और T-1 को मैंने 1/t लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वही कर दिए, और ये T1 है T2 है, जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये T1 - T2 हो जाएगा, और ये आपका T1 T2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यही आपका कर दिए। अभी देखो इसको, ये भी फॉर्मूला होता है कि ln A - ln B अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ln A/ln B, ठीक है। ln B होता है फॉर्मूला। तो इसी को मैंने यहाँ पे ln P2/ln P1 कर दिया। बाकी ये सब कुछ सेम था। अब जब यहाँ पे किए हैं तो ln को वापस हम log के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2.303 log 10 के बराबर होता है। यहाँ P2/P1 है, डेल्टा H/R है, ये एज इट इज है। और अगर मैं क्या करूँ कि इसको मैं इधर लेके आती हूँ, तो यहाँ पे R के पास आ जाता है, ये बन जाता है log P2/P1 डेल्टा H 2.303 R T1 - T2 और T1 T2। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे T1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने जो है सो ये इस तरह से किया क्यों, तो क्योंकि इसको आप हल्का से इक्वेट कर सकते हैं दूसरे से। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे या फिर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको ना ये वाला एक्सप्रेशन कुछ सिमिलर लग रहा होगा वहाँ पे एक डेरिवेशन के, ठीक है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट डेरिवेशन सेम ही होता है, बस हल्का सा वहाँ पे जो भी टर्म्स है वो चेंज हो जाता है, लेकिन मतलब तो सेम रहता है ना। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ तक आपका डेरिवेशन था, मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। जैसे कि ये मैंने इक्वेशन निकाला था क्लेपेरॉन का इक्वेशन, ठीक है, dP/dt डेल्टा एस टी डेल्टा वी। अगर मैं इसको निकालती हूँ वाटर के अलग अलग फेजेस के लिए, जैसे कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब कि वहाँ फ्यूजन होगा, मेल्टिंग होगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ये जो फॉर्मूला है आपका dP/dt डेल्टा एच TVL - VS है, ठीक है, ये जो डेल्टा V है इसको मैंने लिख दिया VL - VS। तो क्या होगा आप मुझे बताओ, सॉलिड लिक्विड है तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर मैं आइस की बात करूँ, देखो इसमें दो कंडीशन बनता है, लेकिन आप बस एक ही समझो, इसमें जो कभी कभी हो सकता है कि वॉल्यूम जो लिक्विड का ज़्यादा हो, और कभी कभी हो सकता है कि सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा हो, ये डिपेंड करता है। तो मान लो कि अगर आइस होता है, ये इसमें ना हल्का सा आपका जो है सो दूसरा टर्म आ जाता है, लेकिन आप इतना समझिए कि सॉलिड जो आइस होगा, जो वाटर होगा, उसमें से वॉल्यूम सॉलिड का ज़्यादा होता है, आइस का ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे अगर VS ज़्यादा है VL से, ये वाला टर्म अगर ज़्यादा होगा, सोचो अगर ये वाला टर्म ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में, तो dP/dt आगे आपका नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें ही हल्का सा आपका थोड़ा सा ये केस बनेगा, लेकिन ये दोनों जो टर्म है इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे देख लो, लिक्विड से गैस में बन रहा है, तो ये जो फॉर्मूला था डेल्टा V की जगह पे क्या लिखे, Vg - VL लिखे, कि वॉल्यूम जब गैस से चेंज हो रहा है लिक्विड में, है ना, क्योंकि फाइनल मैंने लिखते हैं ना, तो Vg - VL लिखे। तो आप मुझे बताइए किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, गैस का या लिक्विड का। तो सब जानते हैं गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ये ऑलवेज होता है कि Vg से ज़्यादा है VL से, VL ज़्यादा है VS से। मतलब क्या कि गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है लिक्विड से और लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है सॉलिड से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो dP/dt का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगला जो कंडीशन है सब्लिमेशन, ये भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि सॉलिड से आपको जाना है गैस में, और जानते हो आपकी वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, गैस का ज़्यादा, ऑलवेज मच ग्रेटर देन सॉलिड, राइट। तो dP/dt है यहाँ पे जो से ज़्यादा होगा तो फिर से वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो dP/dt क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पूरा आपका थ्योरम था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।